अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। आज 17 मई 2022 है और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की कुछ आज तो वैसे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो में एक तो टेरा लूना के हवाले से बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे मालूम है जब से ये टेरा का क्राइसिस आया उसके बाद बहुत से न्यू मेंबर्स मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं। ओबियसली वो सारे मुझे ऐसे लग रहा है कि टेरा के हवाले से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो उनको रोज़ मैं सोच रहा था कि टेरा के हवाले से फीड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में एक तो मैं टेरा के हवाले से आपको अपडेट करूंगा। दूसरा, इस वीडियो में मैं पिछले चंद दिनों से खुद भी रिसर्च कर रहा था, लर्न करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वजह है फॉर द फर्स्ट टाइम बीटीसी ने क्यों ये इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, पिछले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मुसलसल 8वां हफ्ता है। बीटीसी पिछले 2 माह से मुसलसल क्रैश कर रहा है, कभी हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि वो कौन से ऐसे फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट को रिवर्सल नहीं लग रहा, और अगर उन फंडामेंटल चेंजेस को मैं क्यों रिसर्च कर रहा था, मैं ये मानता था कि अगर उन फंडामेंटल्स की हमें समझ आ जाए तो हम आइंदा आने वाले वक्त में हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो किन टोकन्स में, कॉइन्स में करनी चाहिए, और कब मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, मार्केट में किस लेवल तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर इस रिसर्च के पीछे थे। तो मैं सोच रहा था कि उसको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हाथ लगी है, कुछ मैंने लर्न किया है, तो मैं सोच रहा था कि वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूं। अब सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में मैं जब बीटीसी को स्टडी करता हूं तो एक्चुअली बीटीसी का पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। इस बात का तो आपको ऑलरेडी, अगर आप मार्केट में इन है तो आपको लाजमी इसका पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में दीगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखें, ये एक रियलिटी है, ये आप सबको समझने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो मार्केट दुनिया का पहला इकोनॉमिक रिसेशन के फेज के अंदर गुजर रही है। इससे पीछे एक मेजर रिसेशन आया था 2008 में, उस वक्त क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट नहीं हुई थी। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बीटीसी का रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ग्रो करती गई। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ लेके, मुख्तलिफ किस्म के यूज़ केसेस लेके मार्केट में कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स के ऊपर कई कई टोकन्स लॉन्च हुए, कोई डीफाई टोकन्स लॉन्च हो रहा है, कोई बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म को रेवोल्यूशनाइज करने की तरफ जा रहा है, कोई गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई एनएफटीज लेके आ रहा है। तो तरह तरह के ये बाद में सारी दुनिया, ये पूरी दुनिया बाद में सजी इस मार्केट के अंदर। तो एक तो आपको जो मैं अभी तक समझा हूं, जितनी मैंने लर्न किया है, कि ये मार्केट इस वजह से अभी तक बैरिश है क्योंकि मार्केट ये पहला रिसेशन देख रही है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर मुझे नजर आया वो ये कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है क्रिप्टो मार्केट का वो भी चेंज हुआ, क्योंकि पहले अभी आपको जो मार्केट, जाहिर बात है ओवर द टाइम मार्केट ने अपनी अडॉप्शन बढ़ाई है। मार्केट के अंदर ना सिर्फ क्रिप्टो इंथ्यूजिएस्ट, थ्योरिस्ट, जो के नज़रियाती लोग थे, जो समझते थे कि पैसे को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, बल्कि किसी सेंट्रल बॉडी के पास पैसे का इख्तियार, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी सिक्योरिटी का इख्तियार किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए। पहले स्टार्ट में तो इस तरह के थ्योरिस्ट जो आए, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मार्केट ग्रो की तो मार्केट में वेंचर कैपिटलिस्ट ने, इदारों ने अपनी एंट्री डाली। तो जितना ज़्यादा वीसीज का इन्फ्लुएंस मार्केट में बढ़ता गया और जितना इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन होती गई, उतना जो क्रिप्टो के बाहर वाली दुनिया में होने वाले इफेक्ट्स थे, उनके इफेक्ट्स, उसकी जो वेव्स थी, उसकी जो लहरें थी, वो क्रिप्टो मार्केट में आना शुरू हो गई। इस वक्त ग्लोबल अडॉप्शन, ग्लोबल रिसेशन के दुनिया के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, वो चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पिछले चंद दिन पहले मैंने श्रीलंका के हवाले से अपडेट किया था। आज वो सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि उनके वजीर आजम ने अनाउंसमेंट की है कि उनके पास जो तेल के रिजर्व हैं, किसी भी कंट्री में उनकी इकोनॉमी को, उनके मुआशरे को चलाने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है।
आपने दवाइयों की, आपने अशियाए खुर्दोनोश की, आपने कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो ज़राए जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए। और आप एक जगह से चीज़ को एक शहर में प्रोड्यूस करते हैं या एक मखसूस एरिया में प्रोड्यूस करते हैं, उसको पूरी दुनिया, पूरे मुल्क में अगर फ्लोट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी, तो एनर्जी आपकी हर बंदे की ज़िंदगी के इर्द गिर्द गुजरी है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पास सिर्फ एक दिन के ऑयल रिजर्व रह गए हैं। उसका क्या क्यास हो रहा है ये ज़रा सुनिए। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव सेड इनफ, इनफ। जो श्रीलंका के लोग हैं उन्होंने कहा बहुत हो गया। उन्होंने वहाँ के सियासतदानों के 15 घरों के जो लॉ मेकर से सियासतदान थे उनमें से 15 के घरों को जला दिया है। 3 हाउसें जो है प्राइम मिनिस्टर, उनके वजीर आजम के 3 घर थे। जैसे हमारे यहाँ करप्ट माफियाज के कई कई घर होते हैं, इसी तरह उनके घरों को जलाया है। अब ये वो तबका है जो रेजिस्ट कर रहा है, ये वो अवाम है जिसका गैसो गज़ब जो है अब हुक्मरान जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये मैं आपको वीडियोस प्ले करके नहीं दिखा सकता इस वजह से, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो यूट्यूब की तरफ से मसला होगा। वहाँ के सियासतदानों को जो सियासतदान लोगों के हत्थे चढ़ा है उसको पकड़ा है, उसको मारा है, उनकी गाड़ियों को। और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो सियासतदानों, वहाँ के करप्ट टोले ने महंगी महंगी गाड़ियाँ अपने बड़े बड़े बैंगलोज में रखी थी, उन गाड़ियों को जलाया, उनके बैंगलोज को जलाया। अब वहाँ का जो क्राइसिस है, अब मैं ये क्यों क्राइसिस बता रहा हूँ, इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ है। इसका ताल्लुक अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके साथ हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को आपने ज़रा स्टडी करना है। अब ये क्यों हो रहा है? एक तो दुनिया ग्लोबल रिसेशन में क्यों गई, सबसे बड़ा फैक्टर तो आप इसी श्रीलंका की मिसाल ले लें। ये मैं एक थ्रेड स्टडी कर रहा था। सन 2018 में श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, जो पर कैपिटा इनकम है, यानी हर श्रीलंकन की जो इनकम है वो इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा थी। 2018 की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हर श्रीलंकन शहरी जो है वो $4060 की इनकम का मालिक था, जबकि उसी साल अगर किसी इंडियन का देखा जाए तो वो 1997 पर कैपिटा इनकम थी और पाकिस्तान 1482। अब यकायक ये कंट्रीज में भी क्राइसिस हैं, इंडिया और पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लेकिन जो श्रीलंका है जो कि एशिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एक कंट्री था, वो क्यों क्राइसिस में गया? उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं उसका हमारे पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुक है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में यहां 2 हुक्मरान पिछली कई दहाइयों से हुकूमत के अंदर आते हैं, वो झूठे नारे लगाते हैं, खुद अपना सारा कुछ सेटअप उन्होंने यहाँ इस मुल्क में भी और बैरून मुमालिक भी सेटअप किया हुआ है, ताकि अगर इसी तरह का कोई क्राइसिस आ जाता है श्रीलंका में तो उनको कोई मसला नहीं है। उनके अपने बच्चे बाहर सेटल्ड हैं या जिनके बच्चे बाहर सेटल नहीं हैं उनके बाहर ऐसी उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी की है कि उनको कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये जो उनके छोटे मोटे सपोर्टर्स हैं, जो काउंसलर लेवल के हल्के लेवल पे सपोर्टर्स हैं, असल तो अवाम का गैज़ो गज़ब जो है उन्होंने भुगतना है। तो जिस तरह हमारे यहाँ हुक्मरान करप्ट टोले वो सियासी नारे लगा के सूरत हाल को सियासी नारों के जरिए एक्सप्लॉइट करके इक़्तिदार में आ जाते हैं, जैसे कि अभी जो कुछ हुआ है वो आप सबके सामने है, सेम यही सूरत हाल वहाँ पर भी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आपने, और ये मेरी बात सुने, ये सिर्फ सियासतदानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब वहाँ के गरीब लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ कहीं उनको गाड़ी नज़र आती है उस गाड़ी को वो पकड़ते हैं, उसको आग लगा देते हैं। और तकरीबन 200 से ज़्यादा इस क्योस के अंदर अभी तक रिपोर्टेड लोगों की डेथ हो चुकी है, हलाकत हो चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में सियासी, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारा मुल्क जो है ना सिर्फ आइनी बहरान का शिकार है, आइनी बहरान आपके सामने है। पंजाब में हर सियासी जमात अपनी अपनी आइनी तशरीह लेके आ रही है। इस वक्त हमारा मुल्क आइनी बहरान में है, सियासी बहरान में है। इतनी पोलराइजेशन हो गई है, सियासी इतनी तफरीक हो गई है कि एक सियासी जमात का कारकुन दूसरी सियासी जमात के कारकुन के साथ रिश्ता इस वजह से तोड़ रहा है या जोड़ रहा है कि क्या उसका सियासी अलायंस है या कि वो
सियासी मुखालफ है। तो सियासी पोलराइजेशन हमारे मुल्क में ना सिर्फ आइनी बहरान, सियासी बहरान और इकोनॉमिक बहरान है। ये तीनों बहरान इस वक्त हमारे मुल्क के साथ चले हैं। खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उन्होंने अपना रोल प्ले ना किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं कि ये गरीब लोगों के हाथ, और हम जो साहिब इस्तात, कोई छोटे लेवल पे, कोई ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा अमीर होगा वो उतना ज़्यादा इन गरीबों के गैज़ो गज़ब का हिस्सा बनेगा। ये अभी हमारी जो इस वक्त एलीट क्लास है, जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, आप इमेजिन करें कि अगर वो 60 रुपये, 25 रुपये से लेके 60 रुपये तक अगर तेल की प्राइस बढ़ाएगी और उससे अगर वो हमारी सारी जो प्राइसेस हैं, अफराते ज़र हमारी जो महंगाई है, जब वो बढ़ेगी तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए जीना और मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल होगा तो वो क्या करेगा? वो हमारे गिरेबानों को पकड़ेगा। और अगर ये डिले करते हैं, अगर नहीं बढ़ाते हैं, तो आइंदा साल 1.5 साल तक इसी तरह बोझ, शॉर्ट टर्म तो रिलीफ मिल जाएगा गरीब को, लेकिन जब ये इलेक्शन नया होगा, कोई भी पार्टी जब हुकूमत में आएगी तो वो कई गुना आपके ऊपर टैक्स डालेगी। तो उस वक्त अपनी वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो, और ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये मेरी सियासी जो महदूद सी बसीरत है उसके मुताबिक आइंदा जो हुकूमत बनेगी वो भी इसी तरह कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी लेके नहीं आएगा। गो के देखा जाए तो नून लीग भी ये सोच के बैठी है कि वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी लेके हुकूमत बनाएंगे, जबकि इधर से पीटीआई जो है वो भी ये जहन बना के बैठे हैं कि जिस तरह का उन्होंने बयानिया जो है अवाम में पॉपुलर किया है, वो भी एक मेजॉरिटी लेके हुकूमत बनाएंगे। मुझे ऐसा कोई सीन नहीं नजर आता। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तानियों आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। अगर किसी भी आपने सियासी जमात को 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं देनी तो एटलीस्ट इतनी मेजॉरिटी दें कि वो बगैर बैसाखियों के अपनी हुकूमत बना सकें। शायद यही वो ऐसा सियासी हल है जो कि शायद इस मुल्क को मुश्किलात में से निकाल सकता है। तो सब लोग इन सारी सियासी जमातों को अच्छी तरह स्टडी करें, आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात आपको इस सारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, इसका ताल्लुक सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप अगर न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो ईरान में भी जो है वो दंगे फसाद हो रहे हैं, ताजिकिस्तान में भी हो रहे हैं, इवन इटली के जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ भी लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महंगाई से तंग लोग हैं, वो उस तरह के मिनिस्टर्स के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो ये जो लावा पक रहा है इकोनॉमिक रिसेशन का, ये इसमें जो खसूसन जो गरीब ममालिक हैं उनके अफराद ज़्यादा अफेक्ट होंगे, वहाँ ज़्यादा क्यास होगा बनिस्बत जो अमीर ममालिक हैं वहाँ के। तो गरीब ममालिक के अफराद को अपनी तैयारी खुद करना चाहिए। अब ये इकोनॉमिक रिसेशन क्यों आया, वो जो कुछ मैंने लर्न किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी नज़र में एक तो सबसे बड़ा क्राइसिस आया कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए वो गरीब ममालिक हुए। अभी कोविड से दुनिया थोड़ा सा संभली ही थी कि उसके बाद दुनिया ने ये रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस देख लिया। अब रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ा महदूद सा और बड़ा ऐसा लगता था कि शायद उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। रशिया जो है दुनिया का एनर्जी एक्सपोर्ट में मेरा ख्याल है पहला जो टॉप 5 जो एक्सपोर्टर्स हैं एनर्जी के उनमें शुमार होता है। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ताल्लुक जो है वो रशिया के साथ है। और रशिया सारी इस वक्त सारी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सारी रशिया के खिलाफ है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में और उन सब ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी हैं कि किसी भी कंट्री ने रशिया से एनर्जी नहीं बाय करनी, कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी। यहाँ पे खान ने किया तो खान के साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने क्या किया वो सब आपके सामने है, वो तारीख का हिस्सा है। तो रशिया का ना सिर्फ एनर्जी बल्कि फूड के ऊपर भी, गंदम के ऊपर भी, ये हमारी जो ज़राई अजनास हैं, ज़रूरी अजनास है, उसका ताल्लुक भी रशिया के साथ है। ऐसी वो तमाम कंट्रीज़, ये जो मैं श्रीलंका की आपको बात बता रहा था, ये श्रीलंका एक वक्त था कि ये अपना ऑर्गेनिक फूड अपने मतलब शहरियों को खिलाता था, बाहर से इंपोर्ट नहीं करता था। आज वहाँ की सूरत हाल ये है कि वो खाना भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इसकी वजह से, कोविड की वजह से और बैड गवर्नेंस की वजह से, वहाँ रिश्वत सताने की वजह से। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये वो इकनॉमिक हालात हैं जिस वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट शायद आइंदा 6 माह, 1 साल, 2 साल, या जब तक ये दुनिया के इकोनॉमिक हालात दोबारा स्टेबलाइज नहीं होते उस वक्त तक आपको शायद क्रिप्टो मार्केट इसी तरह आपको मज़ीद
या तो मजीद क्रैश होती हुई नजर आएगी या एक खास प्राइस रेंज में साइडवेज मूव होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो कोई थ्योरिस्ट नहीं है, वो कोई नजरियाती नहीं है, बल्कि वेंचर कैपिटलिस्ट है, मुनाफाखोर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मुनाफाखोर लोग जो हैं इस सूरत हाल में, इकोनॉमिक सेंशन में मार्केट में पैसा नहीं डालते। अब आपको इस सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट किन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली जब क्रिप्टो ब्लॉकचेन्स के ऊपर नए लॉन्च होने वाले टोकन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्राइस में कई गुना आपको पंप नजर आता है और आपको अच्छा खासा गेन होता हुआ नजर आता है। उसकी वजह यह है कि उनकी सक्सेस के पीछे कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। उनकी सक्सेस के पीछे दर हकीकत वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, सरमायादार लोग होते हैं जो अर्ली टाइमिंग में पैसा फेंकते हैं। उसके पैसा फेंकने से जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होता है और प्राइसेस पंप होने की वजह से फोमो क्रिएट होता है। जब फोमो क्रिएट होता है तो रिटेलर्स पैसा डाले होते हैं। जब रिटेलर पैसा डाले होते हैं तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट से अपना पैसा मुनाफे में कैश आउट करवा रहे होते हैं और रिटेलर जो हैं उन टोकन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं अपने लिए डिसीजन ले रहा हूं कि मैंने टोकन्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जब तक कि मुझे कोई सिमत नजर नहीं आती कि क्या इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई या ग्लोबल। जब तक ये नजर नहीं आती मुझे सिर्फ कॉइन्स के ऊपर, ऐसे कॉइन्स जिनके ऊपर टोकन्स लॉन्च होते हैं, मुझे बजाय इसके कि मैं टोकन्स पे रिस्क लूं उसकी बजाय, क्योंकि मैं टोकन्स पे इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि वहां प्राइसेस के पंप और डंप होने के पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कारगर होंगे तो प्राइसेस पंप होंगे। क्योंकि इस इकोनॉमिक सूरत हाल में वेंचर कैपिटलिस्ट इदारे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो हाथ रोक लेते हैं। तो मुझे उनकी प्राइसेस पंप होती हुई नजर नहीं आती हैं अनटिल अनलेस दुनिया जो है इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत रिकवर करे। तो उस वक्त तक मेरा मानना यह है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि जिनकी कोई यूटिलिटी हो, जिनका कोई यूज केस हो। जैसे बीटीसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बीटीसी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आपने इस इकोनॉमिक सूरत हाल में पैसे जो अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपया है तो उसकी कदर कम हो रही है, तो उसको कदर को बचाने के लिए आप बीटीसी में फेंक सकते हैं। अगर आपने स्टोर ऑफ वैल्यू की बजाय अगर आप लेयर 1 ब्लॉकचेन्स की तरफ चले जाएं, जैसे इथीरियम है तो उसका अपना नेटिव टोकन है ईथ, आप उसमें सेव कर सकते हैं। इसी तरह सोलाना, जितनी जो ब्लॉकचेन्स हैं आप उनके टोकन, उनके कॉइन्स लेके रखें बजाय इसके, उनके नेटिव टोकन यानी कॉइन्स लेके रखें बजाय इसके कि उनके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स में करें। तो ये मेरा थीसिस था। इस हवाले से मैं चाहता था कि आप इसको अच्छी तरह ज़हन में रखें और उस हिसाब से आप आइंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, कल डू क्वान ने फाइनली जो एक रिवाइवल प्लान 2 दिया, उस रिवाइवल प्लान 2 ने अभी अप्रूव होना है, 2-3 दिन उससे लगेंगे। अगर अप्रूव हो गया तो जो टेरा का जो है सिस्टम वो एक नए सिमत की तरफ जाएगा। अब वो क्या प्लान है? वो कह रहे हैं जी कि हम टेरा ब्लॉकचेन की एक हार्ड फोर्क करेंगे और जो पुरानी ब्लॉकचेन थी उसको टेरा क्लासिक कह देंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इथीरियम के 2 टुकड़े हो गए। जो पुरानी इथीरियम थी, जो मेन इथीरियम थी, वो इथीरियम क्लासिक हो गई, जबकि जो विटालिक बटरन है, जिस हार्ड फोर्क को विटालिक बटरन ने प्रपोज किया था, वो इथीरियम बन गई। तो इसी तरह टेरा के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। जो पुरानी टेरा थी वो टेरा क्लासिक हो जाएगी, जबकि नई जो टेरा है वो डू क्वान के साथ जो नई टेरा होगी वो टेरा ही चलेगी। ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो लूना होल्डर्स हैं उसमें स्टेबल कॉइन को वो खत्म कर रहे हैं। पुराना जो ब्लॉकचेन था लूना क्लासिक जिसको वो कॉल करते हैं, उसमें तो सारी ब्लॉकचेन का दारोमदार था ही उनके स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। तो अब ये जो नई ब्लॉकचेन बनाएंगे उसमें वो जो स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, उसके बगैर वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और ओबियसली जो उन्होंने रीइंबर्समेंट का प्लान किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इन्होंने साथ जो पुरानी ब्लॉकचेन के डेवलपर्स थे जिन्होंने अपने अपने टोकन्स लॉन्च किए थे टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर, उनको फेवर करने के लिए इन्होंने फंडिंग, उनको नए ब्लॉकचेन से टोकन ऑफर करवाएंगे कि भाई आप अपने जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स से रेलिवेंट, अगर किसी ने टोकन बनाया, किसी ने डेक्स के हवाले से बनाया, किसी ने एक्सप्लोरर के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, वॉलेट्स के हवाले से, लैंडिंग मार्केट के हवाले से, जितने किस्म के टोकन्स हैं मार्केट्स के, अगर वो नई लॉन्च होने वाली टेरा की ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होते हैं तो वहां पे उनको ये इंसेंटिवाइज करेंगे। अच्छा जी, जितने इन्होंने 1 बिलियन टोकन नए ब्लॉकचेन में करते हैं उसमें 25% तो इन्होंने कम्युनिटी पूल में दे देने हैं। वो
कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नेंस। उसके बाद 1% इन्होंने डेवलपर्स के लिए रखा है। 1 बिलियन टोकन में से 1% जो है वो एसेंशियल डेवलपर्स पे जाएगा। उसके बाद 4% जो है एसेंशियल डेवलपर्स के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। अब ये जो टोकन मिलेंगे ऐसे ही नहीं है कि फौरन उनको टोकन मिलेंगे तो वो फौरन जो है वो सेल ऑफ करेंगे, बल्कि उनको 4 साल के लिए उसका वेस्टिंग पीरियड रखा है कि खास वो जो टेरा ब्लॉकचेन होगी एक खास ब्लॉकचेन पे अगर पहुंच जाएगी तो उनके वो जो टोकन है अनलॉक हो जाएंगे। अगर अनलॉक होंगे तो वो सेल कर सकेंगे। इसी तरह 35% उन्होंने एलोकेट किया है ऑल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड लूना वालों को। तो इसमें जिस जिस बंदे ने अपने टोकन जो थे वो बाउंड किए हुए थे उनको, या जिन्होंने बाउंड नहीं थे किए उनके पास वैसे लूना टोकन थे, उनमें 35% तो उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा 10% जो है वो लूना होल्डर्स में डिवाइड होगा और 25% इन्होंने यूएसटी होल्डर्स एज एट द लॉन्च स्नैपशॉट उनको मिलेगा, और वो भी 2 सालों के अंदर अंदर। तो ये वो सारा प्लान है जो डू क्वान ने किया है। अभी 17 तारीख को अनाउंसमेंट होनी है, यानी आज इसकी अनाउंसमेंट होनी है। 18 तारीख को इस प्रपोजल के ऊपर वोटिंग होगी। अगर वो वोटिंग पास हो जाती है तो 21 तारीख को टेरा कोर जो है, नई जो इसकी कोर है वो रिलीज हो जाएगी। जब वो रिलीज होगी तो 25 तारीख को एसेंशियल ऐप डेवलपर्स वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे लफ्जों में इस माह के अंदर अंदर जो इसकी हार्ड फोर्क है होपफुली वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस हवाले से एक और प्रपोजल थी जो ऑलरेडी चल रही है, वो मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है। इसमें अगर आप लूना होल्डर हैं तो आप अपनी वोटिंग पावर इस्तेमाल करके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बर्न लूना एंड रेमेडी फी, यानी ये प्रपोजल ये है कि इस वक्त अगर जो लूना की सप्लाई ट्रिलियंस में है उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा अपग्रेड लाएं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, करंट ब्लॉकचेन के ऊपर, कि आप अगर कोई बंदा ब्लॉकचेन में लूना को डिपॉजिट करता है या विड्रॉवल करता है तो 3% उसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बर्निंग की तरफ चला जाए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं $100 डिपॉजिट करता हूं तो $100 कह रहा हूं, 100 लूना अगर मैं डिपॉजिट करता हूं तो 3 लूना जो है वो बर्न हो जाएंगे, बाकी 97 मुझे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर मैं विड्रॉवल लेता हूं 100 लूना टोकन तो 3 लूना जो है वो बर्न हो जाएंगे, बल्कि 97 मेरे विड्रॉ होंगे। तो ये प्रपोजल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों जो डू क्वान है उसने इसके ऊपर काम नहीं किया। इसके ऊपर वोटिंग वगैरह अभी जारी है। लेट्स सी जो बड़े बड़े टेरा के वैलिडेटर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर उनकी सपोर्ट जो है वो इसी तरह कंटिन्यू नहीं तो कोई पता नहीं, ये वाली इसको वोटिंग पावर बहुत कम है इस वक्त। अगर देखा जाए तो ये इसकी रेशो यहां पे लिखी हुई है कोरम पूरा करने के लिए, यानी ये जो प्रपोजल है वो उसी वक्त इन प्रैक्टिस आएगी अगर इसका कोरम पूरा होगा। अगर 40% वोट जो है, जितने लूना होल्डर्स हैं उनकी 40%, 100 में से अगर 40 अफराद जो है इसको वोट करते हैं तो यह बाकायदा ऑन टेबल आ जाएगी प्रपोजल। और अगर 50% अफराद वोट करते हैं कि ये प्रपोजल सही है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर ये प्रपोजल जो है टेरा के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अभी जो करंट इसकी सिचुएशन है 33% ने वोट कर दी है। अगर ये प्रपोजल पॉपुलर होती है तो ये भी मेरा ख्याल है टेरा की रिवाइवल का एक बेहतरीन आइडिया ये मेरी नज़र में। अच्छा जी, लूना फाउंडेशन के हवाले से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज क्वेश्चन कर रही थी कि जो इनके पास बीटीसी है वो किधर है। तो कल इन्होंने अपने रिजर्व से मुतल्लिक अनाउंसमेंट कर दिया लूना ने। इन्होंने कहा है कि जो $3 अरब का बीटीसी था वो उनमें से 80,000 बीटीसी इन्होंने मार्केट में उसी वक्त सेल आउट कर दिया था, वो ओटीसी डील के जरिए किया था। तो उससे जो पैसा मिला वो यूएसटी की जो डॉलर पैज है उसको बचाने के लिए वहां सारा ज़ाया कर दिया। तो इस वक्त टेरा के पास 313 बीटीसी हैं, 40,000 बीएनबी टोकन उनके रिजर्व में पड़े हैं, 1.9 मिलियन एवेक्स टोकन है, 1.8 बिलियन इनके पास यूएसटी है जिसकी वैल्यू मेरा ख्याल है डॉलर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और लूना भी इनके पास 222 पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू भी ना होने के बराबर है। तो इससे एक तो आपको ये खतरा नजर आता है इनके रिजर्व से कि शायद अगर ये बीएनबी को सेल करते हैं या एवेक्स को सेल करते हैं, नए जो चेन अपनी लाएंगे उधर फंडिंग करने के लिए, तो बीएनबी की प्राइस शायद
40,000 BNB जब मार्केट में सेल होगा तो उसकी प्राइस जो है क्रैश हो सकती है। इसी तरह एवेक्स की जो 1.9 एवेक्स टोकन इनके पास पड़े हैं, अगर वो भी सेल करके ये पैसा निकालते हैं वहाँ से तो एवलॉन्च की प्राइस भी जो है वो क्रैश कर सकती है, अनटिल अनलेस अगर ये OTC डील नहीं करते। अगर OTC डील के ज़रिए ये कर लेते हैं तो फिर शायद प्राइस में इसका इम्पैक्ट ना हो। अच्छा जी, एक और मैंने इस हवाले से आपके साथ एक बाइनांस के सीजी जो हैं फाउंडर, उन्होंने कल ट्वीट की कि भाई जो टेरा के लूजर्स हैं उसमें दीगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरह बाइनांस भी शामिल है। बाइनांस ने भी तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर का लॉस किया इस सारे क्राइसिस के अंदर। इनका जो 1.6 बिलियन जो फंड्स थे, एक जब लूना की प्राइस टॉप पे गई थी उस वक्त 1.6 बिलियन डॉलर का लूना था, तो वो अब कम हो के कुछ मिलियन डॉलर के करीब रह गया। इनकी जो सीड फ्रेज थी, इन्होंने लूना में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 3 मिलियन थी, 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अगर ये पीक पे जाके कैश आउट करवा लेते तो 1.6 बिलियन, 3 मिलियन से 1.6 बिलियन का ये सरमाया बन सकता था। वो कि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनके फंड भी दूसरे इन्वेस्टर्स की तरह मट्टी हो गए, सिवाय टोकन्स के इनके हाथ में और कुछ नहीं है।